तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। हिंदी के कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो रीट के लिए रीट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे कोई भी टेट हो जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, यानी 38वां प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 8, बी है 9, सी है 11, डी है 14। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कहते हैं रहेगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे कि समास कहेंगे या उपसर्ग कहेंगे या प्रत्यय कहेंगे? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहा जाता है संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि के प्रकार पूछा है, तो संधि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, डी दिया है 4। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के मतलब संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में देखिए, दयानंद में हो जाएगा गुण संधि, नहीं गुण बिल्कुल नहीं होगा। व्यंजन संधि, व्यंजन भी नहीं है, ईण भी नहीं है। दीर्घ हो जाएगा यहाँ पे, दया प्लस आनंद, तो हो जाएगा दयानंद। तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी कपीस में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि नहीं, ईण ये भी नहीं है, विसर्ग भी नहीं है। यहाँ पर दीर्घ संधि है यहाँ इसमें भी, क्योंकि हो जाएगा ये कपि प्लस ईस हो जाएगा, कपीस। आगे देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि है? देखिए पहला दिया है व्यंजन संधि, बी दिया है स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा आपका स्वर संधि है। और स्वर संधि में अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, तो स्वर संधि में है वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। सदाधन एव बराबर सदैव होता है। आगे देखते हैं। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए ये दिया है संयोग, बी दिया है मनोहर, सी दिया है नमस्कार, डी दिया है पवन। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर संधि पवन, क्योंकि ये अयाद स्वर संधि है, अयाद स्वर संधि है, जिसमें हो जाएगा पो प्लस अन बराबर होता है पवन। अगला देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए ए दिया है सदैव, बी दिया है जलौघ, सी दिया है गुरुपदेश, डी दिया है परमोदार्य। तो इसमें पूछा है, क्या पूछा है? वृद्धि संधि कौन सा इसमें से नहीं होगा? तो ए भी वृद्धि संधि है, ए भी वृद्धि संधि है, ए भी है, यही वृद्धि संधि नहीं है। गुरुपदेश हो जाएगा गुरुधन उपदेश, और ए वृद्धि संधि नहीं होगा, ये दीर्घ संधि होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? यानी इसमें पूछा है दीर्घ संधि कौन किसमें है, तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है महर्षि, बी दिया है देवेंद्र, सी दिया है सूर्योदय, डी दिया है दैत्यारी। तो क्या पूछा है? दीर्घ संधि पूछा है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, माने दीर्घ संधि किसमें है, कहाँ है, कहने का मतलब है। तो देखिए दीर्घ संधि है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दैत्यारी, यानी दैत्य प्लस अरि हो जाएगा दैत्यारी। आगे चलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है।
उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें क्या हो जाएगा सही? ए ऑप्शन दिया है शब्द के आदि में, बी दिया है शब्द के मध्य में, सी दिया है शब्द के अंत में, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग आप जानते होंगे शब्द के आदि में। आदि का मतलब शुरुआत में होता है, लगता है उपसर्ग। इसके बाद अगला देखते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? धातु या शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है समास, बी दिया है अव्यय, सी दिया है उपसर्ग, डी दिया है प्रत्यय। तो जो धातु या शब्द के अंत में, जो अंत में जोड़ा जाता है, शब्दों के अंत में जो जोड़ा जाता है उसको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं उसको। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग यानी शब्द के पहले जो जोड़ा जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन दिया है प्र, बी दिया है त, सी दिया है प्रख, डी दिया है आत। तो इसमें हो जाएगा आपका उपसर्ग प्र उपसर्ग लगा है इसमें। अगला देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखते हैं ऑप्शन, ए दिया है प्र, बी दिया है प्रति, सी दिया है प्रत्यु, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति। अगला देखते हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन यानी गमन का उल्टा बनाने के लिए, गमन का विपरीत शब्द बनाने के लिए क्या करें? कौन सा उपसर्ग जोड़ें? गमन का उपसर्ग बनाने के लिए गमन में क्या जोड़ें? गमन माने होता है जाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा आगमन, यानी यही जोड़ना है आपको। आ उपसर्ग लगेगा इसमें। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है उसको संधि नहीं कहेंगे, समास कहेंगे। क्योंकि संधि में दो वर्ण मिलते हैं और समास में दो शब्द मिलते हैं या दो पद कह सकते हैं। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है संक्षेप, बी दिया है विस्तार, सी दिया है विग्रह, डी दिया है विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 2, फिर बी दिया है 4, सी दिया है 6, डी 8। तो इसमें हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है तत्सम, बी दिया है तद्भव, सी दिया है देशज, डी दिया है विदेशज। तो ज्यों का त्यों जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है तत्सम शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द किसको कहा जाता है? जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिस शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता है, सार्थक खंडों में जिसको नहीं तोड़ सकते हैं उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो वाचनालय नहीं, ये नहीं होगा। समतल ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी टूट सकता है दो भागों में। विद्यालय ये भी नहीं होगा। यही हो जाएगा पशु, क्योंकि पशु को तोड़ देंगे तो निरर्थक हो जाएगा। अगला देखते हैं, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ यानी जिसका अर्थ निकलता है दूसरा, अन्य अर्थ जिसका निकलता है योग रूढ़ कहते हैं इसको। ए है पवित्र, बी है कुशल, सी है विनिमय, डी है जलज। तो इसमें हो जाएगा जलज। क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है? निम्न में ऋण शब्द, इस प्रश्न को छोड़ते हैं क्योंकि इसमें गलत लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, हमें इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। परीक्षा हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। परीक्षा हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट शब्द है क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये हो जाएगा आपका विदेशज शब्द है।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें पूछा है देशज कौन सा है। अग्नि नहीं है, तो प्रार्थना खेत लोटा। देशज वो होता है जो जिसका पता नहीं है किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका लोटा, यही देशज शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज किस प्रकार का है ये विभावरी? तो आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। योग ऋण, योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण जिसका अन्य अर्थ निकलता है उसको योग ऋण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। तो घुड़सवार, पीला, नाग, लंबोदर, तो योग ऋण इसमें से हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, अर्थ इसका निकल रहा है अन्य अर्थ गणेश, तो योग ऋण शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ए है पड़ोसी, बी है गोधूम, बहु, शहीद, तो यहाँ पर हो जाएगा गोधूम, तत्सम शब्द हो जाएगा गोधूम। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप, तो तद्भव आपका हो जाएगा मुंह, यही हो जाएगा तद्भव। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिसका सार्थक खंड हो सके उसको तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसको यौगिक कहते हैं। आगे देखते हैं कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि पूरा ऑप्शन पूरा नहीं है, ये गलत प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्सम तद्भव देशज विदेशज क्या कहा जाता है? उसको देशज कहा जाता है। तो आलोक का विलोम शब्द है, आलोक का विलोम हो जाएगा अंधकार हो जाएगा। इसके बाद ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, ज्येष्ठ का विलोम होता है, ए ऑप्शन है कनिष्ठ, बी है पूर्व, भूत, अगज अगज अगज, तो हो जाएगा ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का हो जाएगा, अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है सचल, बी है चंचल, जी है चेतन, डी है जंगम, तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का हो जाएगा आगमन। मौन का विलोम है, मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मौन का विलोम हो जाएगा, इसमें से मुखर दिया है, मौखिक दिया है, मयंक दिया है, विकार दिया है, तो मौन का विलोम हो जाएगा मुखर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।